हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ठीक है, अपन अपन ने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एनएस पढ़ा था। एनएस, ठीक है। एनएस इसको नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं, आपको पता है। ठीक है, इसको 0.9% नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये 100 ml में होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये ना फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन आल्सो नाउन एज, ये फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, एक ही इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक ये क्वेश्चन आता है कि 9 ग्राम एन एस प्रजेंट इन, प्रजेंट इन। तो 9 ग्राम जो एन एस है, ठीक है, 9 ग्राम एन एस है, वो याद रखना 1 लीटर में होती है। ये भी एग्जाम पॉइंट से सही है। अगर आपको पूछे 1 लीटर में नॉर्मल सलाइन या नमक जो होता है, इसमें नॉर्मल सलाइन के अंदर नमक ही होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, ये 9 ग्राम पूछे ना तो 1 लीटर में होता है। 0.9, 0.9 बोले, 0.9 बोले, मैंने ऊपर आपको बताया है, ये 100 ml में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं एनएस की। एनएस जो होता है इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, यानी नमक का एक मोलिकुल्स होते हैं। नमक के मोलिकुल्स की अगर अपन ऑस्मोलिटी की बात करें, है ना, ऑस्मोलिटी की अगर अपन बात करें तो इसमें जो सोडियम है उसकी ओस्मोलिटी अलग होती है, क्लोराइड की ओस्मोलिटी होती है वो अलग होती है। सोडियम की जो ओस्मोलिटी होती है वो 154 होती है। ठीक है, और इसकी भी, क्लोराइड की भी 154 होती है। तो दोनों मिलके बना लेते हैं ये, दोनों मिलके बना लेते हैं ये 308 के आसपास मिली इक्वल पर लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी CHO के एग्जाम में और में सब में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि नॉर्मल सलाइन की ओस्मोलिटी कितनी होती है, तो 308 होती है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि नॉर्मल सलाइन में सोडियम की ओस्मोलिटी होती है वो कितनी होती है, तो वो 154 होती है। क्लोराइड की कितनी होती है, 154 होती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो अपन को एग्जाम ओव्यू से पूछ लेते हैं। ठीक है, एक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल सलाइन है वो एक सेफेस्ट सोल्यूशन है, सेफेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, जो अपन डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट में दे सकते हैं, है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, बिफोर बिफोर बीटी एंड आफ्टर बीटी। ठीक है, बिकॉज आईवी लाइन को क्लीन करने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्लीन करने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में क्लीन करने के लिए। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट में एलर्जिक रिएक्शन हो, है ना, ये सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनएस, इसके बारे में अपन को ध्यान से देखना है। ये शॉक के पेशेंट में भी दे सकते हैं। आपको बताऊं, जैसे इसको शॉक के पेशेंट में भी यूज किया जाता है ना, हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन हो तब भी इसको ना यूज किया जाता है। ठीक है, बट बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी होती हैं ना, ऐसी भी बहुत सारी कंडीशन है जिसके अंदर इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया गया है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब आपको पता ही होगा, वो पेशेंट, वो कंडीशन पेशेंट की जिसमें अंदर सोडियम को रिस्ट्रिक्टेड है, सोडियम को बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, कौन सी नहीं देना है, CCF में नहीं देना है। ठीक है, CCF बोले तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, मतलब पेशेंट के अंदर पहले से CCF है और अपन ने अगर सोडियम दे दिया, यानी NS दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम जो होता है ना वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हाइपरटेंशन करवाता है। ठीक है, वर्कलोड हार्ट पे और बढ़ जाएगा। इसमें पहले से पेशेंट के अंदर CCF की कंडीशन है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो CCF की कंडीशन में अपन को नहीं देना है। एक याद रखना, हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन में भी, हाइपर नेट्रीमिया, हाइपर नेट्रीमिया की कंडीशन में भी पेशेंट को नॉर्मल सलाइन का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आपको पता होगा नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है सोडियम की, नॉर्मल नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम इन बॉडी, बॉडी में नॉर्मल रेंज कितनी होती है सोडियम की, 135 से 145 मिली इक्वल पर लीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता ही रहता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू होगी, लेकिन इसकी जो रेंज है वो मोर देन 145 मिली इक्वल पर लीटर से ऊपर हो तो इसको हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में अपन को हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। हाइपर, और ऐसी कंडीशन हो ना पेशेंट की जिसमें 145 मिली इक्वल से ऊपर हो, उस कंडीशन में अपन को एनएस का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये वो कंडीशन थी मैंने जिसके बारे में आपको बता दिया है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे छोटे छोटे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चर्चा करते हैं आरएल के बारे में। आरएल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। आरएल खुद एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आपने ऊपर पढ़ भी रखा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये एक। ठीक है, आरएल जो है एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसको रिंगल लैक्टेट के नाम से भी जानते हैं, आप लोग सब जानते हो, रिंगल लैक्टेट के नाम से भी जाना जाता है, लैक्टेट आल्सो नाउन एज। ठीक है, इसको अपन हर्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, हर्टमान सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड। ठीक है, हर्टमान सॉल्यूशन वाला ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये तो पिछली बार आया भी था, CHO में आया है और एक ESIC में भी आया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एक इसको ना इमरजेंसी सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इमरजेंसी सॉल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड।
इसको इमरजेंसी सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सॉल्यूशन इसको इसलिए बोलते हैं, जैसे किसी भी पेशेंट का, किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें जिसमें पेशेंट्स है वो अपना ब्लड लॉस कर चुका हो, तो उसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस होता है, और आरएल वो सॉल्यूशन होता है जिसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक बात और बता देता हूँ आरएल के बारे में। आरएल की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, आरएल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है ना, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज लगभग इक्वल होती है। मतलब कहने का ये है, जो आरएल जो जो आरएल फ्लूइड है ना, उसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स 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 सिमिलर होती है लगभग, ठीक है, सिमिलर टू ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के इक्वल होती है। ये चीज़ भी याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि अभी तक ये पूछा तो नहीं है, बट हो सकता है पूछ ले, क्योंकि मेरे बनाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में मैंने देखे हैं, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं आरएल की, आरएल के कंपोजिशन की। आरएल के अंदर बहुत सारे कंपोजिशन पाए जाते हैं, ठीक है, आरएल के बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं आरएल में। कंपोजिशन की अपन अगर बात करें, कंपोजिशन ऑफ आरएल, ठीक है, कंपोजिशन की अगर बात करें तो कंपोजिशन के अंदर होता है सोडियम क्लोराइड, इसमें पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना। इसके अंदर पाया जाता है सोडियम लैक्टेट पाया जाता है, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है, सोडियम लैक्टेट इसमें पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अब अपन को पता होना चाहिए कौन कौन से कंपोजिशन इसमें पाए जाते हैं। अपन को पता ही नहीं होगा तो वो क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट आर प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन को जब पता ही नहीं होगा कौन कौन से सॉल्यूशन है, कौन कौन से सॉल्यूशन नहीं है ना, तो अपन को पता ही नहीं होगा, तो फिर उसके हिसाब से अपन कर ही नहीं पाएंगे। अब अपन देखेंगे आरएल के कंपोजिशन, आरएल के कंपोजिशन में अपन ने देखा था सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, अपन ने देखा था कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें एक होता है सोडियम लैक्टेट, ठीक है, सोडियम लैक्टेट, ठीक है। अब अपन को एक तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन से कंटेंट आरएल में अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे वो कंटेंट होते हैं, कितने होते हैं मैं आगे बताऊंगा, है ना। ये ध्यान रखो कि इनमें कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल होते हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएल सॉल्यूशन, ठीक है। वो अपन को दे देगा NaCl, वो अपन को दे देगा सोडियम, पोटेशियम, साइट्रेट, लैक्टेट। तो अपन को पता है इसमें साइट्रेट नहीं है, तो साइट्रेट नहीं, तो इसका आंसर साइट्रेट हो जाएगा। अगर ये पूछे कि जो सॉल्यूशन इसमें नहीं है, ठीक है, वो घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछे, अपन को कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, ठीक है। ये कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कितने कितने होते हैं, मैं इसके बारे में अपन ऑस्मोलिटी की बात करूँ तो कितने कितने होते हैं मैं बताता हूँ। देखो, एक तो होता है सोडियम कितना होता है, सोडियम होता है 130 मिली इक्वल पर लीटर, ठीक है। एक होता है इसमें पोटेशियम कितना होता है 4 मिली इक्वल पर लीटर, ठीक है। एक इसमें ये होता है कि Cl, ठीक है, क्लोराइड कितना होता है, क्लोराइड होता है 109 मिली इक्वल पर लीटर। एक होता है इसमें पोटेशियम हो गया, लैक्टेट हो गया, कैल्शियम होता है। कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम होता है 2.7 मिली इक्वल पर लीटर। और इसमें लैक्टेट कितना होता है, लैक्टेट होता है इसमें 28 मिली इक्वल पर लीटर। ये सारे के सारे अपन को पता होना चाहिए। सोडियम 130 होता है, पोटेशियम 4 मिली इक्वल पर लीटर होता है, क्लोराइड 109 मिली इक्वल पर, कैल्शियम 2.7 मिली इक्वल पर लीटर और लैक्टेट 28 मिली इक्वल पर लीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरे को लास्ट टाइम याद भी है, मैं आगे आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन भी अपन को एग्जाम में आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि एग्जाम की, ठीक है, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, पोटेशियम इज, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे देगा, ऑप्शन में आपको दे देंगे ए प्लाज्मा, ऑप्शन में आपको दे देंगे
आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे देंगे प्लाज्मा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन सी दे देंगे आरएल, ऑप्शन डी दे देंगे आपको डेरोज सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, अपन गलत ऑप्शन को ना क्वेश्चन से बाहर कर देंगे, इससे अपन को बहुत सारी चीज़ें तो अपनी वैसे ही सोल्व हो जाएगी। ये क्या है कि एक पैटर्न होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का। ये सबसे बेस्ट मेथड है कि गलत चीज़ को बाहर कर दो। इससे क्या होगा, इससे अपन को सही चीज़ अलग हो जाएगी। अब अपन को ऑप्शन ए में पता है प्लाज्मा में पोटेशियम कितना होता है अपन को पता है, कितनी होती है नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5.1, ठीक है। 5 होती है मिली ओस्मल पर लीटर, ठीक है, ये होती है। तो ये आपको पता है कि इसमें पूछा है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसमें तो इतनी होती है 1 लीटर में, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको हटा दो। फिर अपन बात करते हैं बी की, ऑप्शन बी की आइसोटोनिक सलाइन। आइसोटोनिक सलाइन में आपको पता है कि आइसोटोनिक सलाइन में पोटेशियम होता ही नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन अगर सी की बात करें, ठीक, आरएल में अपन ने ऊपर पढ़ा था कितना होता है 4 मिली इक्वल पर लीटर होता है, ठीक है, 4 मिली इक्वल पर लीटर होता है, ठीक है। इसके अपन इसमें पोटेशियम की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑप्शन डी की डेरो सॉल्यूशन के अंदर डेरो सॉल्यूशन भी एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। डेरो सॉल्यूशन भी एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है, और डेरो सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो ब्लड एक्सपेंशन को रैपिड गति से बढ़ाते हैं, ठीक है। डेरो सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो ब्लड को इनको बहुत ही तेजी गति से बढ़ाते हैं, ठीक है। डेरो सॉल्यूशन एक आरएल सॉल्यूशन की तरह ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। डेरो सॉल्यूशन को मतलब डेरो सॉल्यूशन को अपन बहुत सारी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। डेरो सॉल्यूशन के मैं कंपोजिशन आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो कंपोजिशन बताते हैं डेरो सॉल्यूशन के। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में होता है, इसमें डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। डेक्सट्रोज होता है, कितना होता है 25 mg, ठीक है, 25 mg पर ml होता है, ठीक है, 25 mg पर ml होता है, डेक्सट्रोज होता है। इसमें सोडियम साइट्रेट होता है, सोडियम साइट्रेट 2.5 mg पर ml होता है, ठीक है। ये सोडियम साइट्रेट हो गया। एक इसमें होता है सोडियम कितना होता है, सोडियम होता है 2 mg पर ml, और इसमें पोटेशियम कितना होता है 1.5 mg पर ml। अब सोच के देखो 1.5 mg 1 ml में ही है इसमें, और आरएल में अपन को 1 लीटर के अंदर 1 लीटर में अपन को 4 मिली इक्वल पर लीटर मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड पोटेशियम किसमें हो गया सबसे ज़्यादा, तो हो गया डेरो सॉल्यूशन में। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। डेरो सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, इसको आंसर हो गया डेरो सॉल्यूशन, ठीक है। याद रखना हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला फ्लूइड ये हो गया, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूँ, वो एक और होता है, डेरो सॉल्यूशन तो होता ही है, एक सॉल्यूशन और होता है। डेरो सॉल्यूशन एक ये मान के चलना वैसे ही फ्लूइड है जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में यूज़ होता है, जैसे आरएल अपने हॉस्पिटलों में यूज़ होता है, जैसे बर्न के पेशेंट में और में सब में। बस एक बात याद रखना, डेरो सॉल्यूशंस को खोलने के बाद जस्ट हाथों हाथ एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे पढ़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आगे के सॉल्यूशन पे, जिसमें मैं आपको हैमसिल सॉल्यूशन बताऊंगा। हैमसिल सॉल्यूशन, ठीक है। हैमसिल सॉल्यूशन भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। जो क्या होते हैं हैमसिल सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। ये क्या है कि कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार के कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हैमसिल सॉल्यूशन होते हैं, ये भी एक प्रकार का ऐसा सॉल्यूशन। हैमसिल सॉल्यूशन 3 मैं आगे बताता हूँ। हैमसिल सॉल्यूशन के अंदर हैमसिल सॉल्यूशन में ये क्या है कि एल्बुमिन डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्बुमिन डेरिवेटिव्स, ये एल्बुमिन डेरिवेटिव्स होते हैं। ये भी एग्जाम ऑफ यू के क्वेश्चन है
कोलोइड्स होते हैं, ये भी एग्जाम का। हेमसिल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं किसी पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ गई और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब तक अरेंजमेंट नहीं होता है तब तक हेमसिल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, रैपिड एक्सपेंशन करता है, फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम को जल्दी से बढ़ाने की इसमें एबिलिटी होती है। ठीक है, हेमसिल सॉल्यूशन के अंदर कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो हेमसिल सॉल्यूशन में 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, है ना, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है। ठीक है, ये कोलॉइड्स होते हैं। एक मेरे को जहाँ तक है याद आ रहा है, एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, एक क्वेश्चन आया था हेमसिल, ठीक है, हेमसिल सॉल्यूशन, हेमसिल कंटेंस ऑप्शन ए में उन्होंने दिया था एल्बुमिन, ऑप्शन बी में उन्होंने दिया था डिग्रेडेड जिलेटिन, और ऑप्शन में उन्होंने दिया था पोटेशियम, ऑप्शन में उन्होंने दिया था सोडियम, ये दिया था। ठीक है, हेमसिल सॉल्यूशन कंटेनर मैंने आपको बताया, हेमसिल सॉल्यूशन होते हैं, एल्बुमिन डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम को रैपिड एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है इसका आंसर एल्बुमिन हो गया, एल्बुमिन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एल्बुमिन जरूर डेरिवेटिव्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर पूछा क्या है कि हेमसिल सॉल्यूशन के अंदर कंटेन इन्वॉल्व क्या होता है, इसके अंदर होता है डिग्रेडेड जिलेटिन होता है ना, वो इसके अंदर कंटेन होता है, तो इसका आंसर ये चला जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको कंपोजिशन में बताया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और एक होता है इसमें कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इसके सॉल्यूशन होते हैं। ये हेमसिल सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मतलब इसको भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको आरएल बताया, एनएस बताया, हेमसिल सॉल्यूशन पढ़ाया, डेरो सॉल्यूशन बताया, डेरो सॉल्यूशन के कंपोजिशन बताए। ठीक है, डेरो सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वही सॉल्यूशन है जो बर्न के पेशेंट में और में सब में आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉर्मल ऑस्मोलिटी, नॉर्मल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? तो 275 से 295 होती है बॉडी की ऑस्मोलैरिटी, याद रखना। ठीक है, मिली ऑस्मल पर केजी। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 केजी में है, याद रखना। एक बॉडी में किसी भी इंसान की एक बॉडी के अंदर है ना 200, उसकी जो ऑस्मोलिटी है ना फ्लूइड की यानी प्लाज्मा की, 275 से 295 मिली ऑस्मल पर केजी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। एक आता है अपने एक अपन को, मेरे को जहाँ तक पता है ORS की भी पूछ लेते हैं ऑस्मोलिटी। ORS की याद रखना 245 होती है, 245 मिली इक्वल पर लीटर 245 होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि ORS की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 245 होती है। एक ये भी ध्यान रखना कि एमनियोटिक फ्लूइड की भी पूछ लेते हैं कई बार, एमनियोटिक फ्लूइड की तो एम्स में आई हुई है, एम्स नॉर्सेट 2021 है ना, नॉर्सेट 2021 में अभी आई थी कि एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलिटी कितनी होती है, 250 मिली इक्वल पर लीटर होती है। ठीक है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।